तो मेरे पर्सनली 2.2 संबंधित फलन। इसका पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए बराबर 1, 2, 3 से 14 तक है, आर के बीच में रिलेशन दे रखा है। रिलेशन जो दे रखा है वो हमें किताब में कैसे दे रखा है? किताब में दे रखा है कि 3x - y बराबर 0। इसमें ऐसे दे रखा है कि जो पहला अवयव है उसका 3 गुना करके उसमें कोई संख्या घटा देते हैं तो 0 आता है। तो हम इसको अगर y का पक्षाघात कर दें इधर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 3x। तो जो ये पढ़ने में आसान है कि जो दूसरा अवयव है वो पहले का 3 गुना है, ठीक है? तो ये इसलिए मैंने रिलेशन यहाँ पर मैंने ये लिखा है क्योंकि ये आसान है। और फिर r पहला अभी हमने 1 लिया तो 1 का 3 गुना क्या होगा? यहाँ पर x की जगह 1 रखो तो y क्या होगा 3, और x की जगह 2 रखा तो y हो गया 6, x की जगह 3 रखा तो y हो गया 9। और प्रांत होते हैं जो इसमें जो हमारे पास संबंध आता है उसके x अवयव यानी कि x1, x2, x3 और जितने हो सके हमारे पास यहाँ पर 3 ही है, लेकिन ज़्यादा हो तो इसलिए मैंने ये डैश लगा दिए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? x 1, 2, 3, तो हमारे 1, 2, 3 परिसर होते हैं ये y के अवयव रिलेशन में। तो ये हो गया 3, 6 और 9, 3, 6 और 9। तो दूसरा ना क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो ब्रैकेट संख्या क्या होती है? 1 से जो 0 जिसमें नहीं होता 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है? अनंत तक जाती है इसमें डैश लगा दिया। और इनमें से एक संबंध निकालना है। संबंध क्या निकालना है कि x y इस प्रकार है कि जो दूसरा अवयव है वो पहले का 5 गुना है, तो इस प्रकार हमने इसका संबंध निकाला। तो ये संबंध है, ये आ गया। पहले हमने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया। हमने 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर 4 से छोटी संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये चिन्ह होता ना तो हम 4 भी लेते। अगर ये चिन्ह नहीं है इसलिए हम सिर्फ 4 से छोटी संख्या लेंगे, 1, 2, 3 जो ब्रैकेट संख्या में है। और इसके प्रांत मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था उसके जैसा ही है कि x अवयव लेने 1, 2, 3 इसके x अवयव ये है और परिसर y अवयव है। y क्या है इसमें? 6, 7 और 8 ये हो गया। तीसरे क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक समुच्चय दे रखा है जिसमें 1, 2, 3, 5 अवयव है और बी में 4, 6, 9 है और उनके बीच में एक संबंध दे रखा है कि x माइनस वाई या y माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास एक विषम संख्या आनी चाहिए, ठीक है? तो हमने उसके हिसाब से ये आंसर निकाला। देख लो, अगर हम 1 में 4 ना घटाए 4 में से 1 घटा दे तो ये y माइनस एक्स फॉलो हो रहा है। तो 4 में से 1 घटाए 3 बचता है, 6 में से 1 घटाए 5 बचता है, 9 में से 2 घटाए 7 बचता है, 4 में से 3 घटाए तो 1 बचता है, 6 में 3 घटाए 3 बचता है और जितनी भी संख्या है वो सारी विषम संख्या है, ठीक है? तो इस हिसाब से ये हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि P एक समुच्चय लिखने के तरीके दो होते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है? और इसमें बीच में अवयव आ जाते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। दो तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या है कि इनके बीच में एक संबंध बताना है कि 5 और 3 के बीच में एक संबंध है, 6 और 4 के बीच में क्या संबंध है। ये थोड़ा हमें देखना पड़ता है और उसके बाद में हम बताते हैं। इनके बीच में संबंध ये है, ठीक है? तो ये हमारे पास पहला है, इसने पूछा था कि पहला आंसर है ये दूसरा आंसर है। निर्माण रूप में पूछा था इसलिए हमने इस तरह से लिखा है कि x में से हम अगर 2 घटाएंगे तो हमारे पास y आएगा। तो इसका निर्माण रूप ये हो गया। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। उसके बाद हमसे प्रांत और परिसर पूछे थे। तो प्रांत होते हैं जो x अवयव, इसमें x अवयव है 5, 6 और 7 और परिसर होते हैं y अवयव यानी कि 3, 4 और 5। ये हो गया हमारा उत्तर। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि ए एक समुच्चय जिसमें अवयव है 1, 2, 3, 4 और 6। ये समुच्चय और संबंध क्या दे रखा है कि यहाँ पर x y की जगह a और b दे रखे हैं और जो b बटे a पूरा विभाजित होता है, मतलब पूरा भाग जाता है। इसको हम यथावत विभाजित लिख सकते हैं जैसे किताब में लिखा हुआ है। और अब हम इसमें संख्या देखेंगे तो ये आ जाएगी और जो इधर है y की जगह वो b है और x की जगह a है। तो हमने ये सोल्व कर दिया तो ये हमारे पास संबंध आ गया इतना बड़ा, ठीक है? यहाँ पर भी देखेंगे तो ये b है, ये a है, मैंने लिख दिया। और r का प्रांत यानी कि x अवयव हमारे पास क्या है और इसमें a है तो a अवयव क्या है? a से लेकर यहाँ पर, और मैंने a को वापस इसलिए नहीं लिया क्योंकि समुच्चय में एक संख्या को वापस दोहराते नहीं है। हमने पहले पाठ में पढ़ा है तो इसलिए हमने संख्या वापस नहीं ली है, इसलिए एक संख्या को एक बार लिखना है। तो a बराबर a लिख दिया और r का परिसर यानी कि y अवयव और यहाँ पर कह सकते हैं b अवयव। तो b अवयव क्या है? ये वाले। तो ये सारे मैंने ले लिए तो ये आते हैं 2, 3, 4 और 6। धन्यवाद। छठा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ये समुच्चय है और क्वेश्चन छठा क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के दे रखा है, उसमें हमें सिर्फ ये संबंध दे रखा है। तो संबंध को देखकर हम समझ सकते हैं कि जो y है ना वो y है वो x में 5 जोड़ेंगे तब आएगा, ठीक है ना? इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। और जो x बिलोंग टू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक समुच्चय बन रहा है, ठीक है ना? तो हम इसको एक अलग समुच्चय माना है तो हमने इसको निकाल के ये मान लिया, ठीक है? हमने ये मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं अल्फाबेट में, तो हमने ये मान लिया, ठीक है ना? तो ये एक समुच्चय हो गया। उसके बाद में वापस हमने संबंध लिखा और r इस प्रकार है कि x सच दैट y बराबर x प्लस 5, मतलब y x में 5 जोड़ने पर आएगा। x बिलोंग टू a, हमने y बिलोंग टू a इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, y कुछ भी हो सकता है। हमें x के सारे अवयव लेने हैं तो हमने x के सारे अवयव में 5 जोड़ दिए तो मेरे पास ये संबंध आ गया। और इसमें प्रांत निकाले तो ये प्रांत आ गए x अवयव और ये आ गया r का परिसर यानी कि ये वाले अवयव y अवयव। सातवां सवाल हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास एक संबंध दे रखा है, सीधा संबंध दे रखा है और x है वो 10 से छोटा है, जो और 10 से छोटा और x है बिलोंग कर रहा है अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या 10 से छोटी कौन सी होती है? तो मैंने यहाँ पे लिख दी 2, 3, 5 और 7। और जो y है, y में यहाँ पर दिख रहा है वो x का क्यूब है, ठीक है ना? और y है वो अभाज्य संख्या में नहीं आती तो हम y कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन x है वो अभाज्य संख्या में आती है। तो उसके हिसाब से ये संबंध हो गया हमारे पास। हमने 2 लिया तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 10 तक में क्यूब याद होनी चाहिए क्योंकि अब हम 11th में है। तो ये हमारे पास आठवें क्वेश्चन में हमें क्या है? हमें एक अवयव दे रखा है a और दूसरा दे रखा है b और इसमें हमें संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है कि इसमें कितने संबंध, हमें संबंध निकालने नहीं सीधी संख्या बतानी। संख्या निकालने का सूत्र यही होता है 2 की घात p क्यूब। p क्या होता है? a में जितने अवयव है, a में कितने अवयव है? 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। b में कितने अवयव है? 1 और 2, तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया q, ये हो गया p। p और q का गुणा किया 3 गुणे 6 तो 2 की घात 6। तो इसमें कुल कितने संबंध बनेंगे? 2 की घात 6। हमें संबंध ज्ञात नहीं करने में सीधा उत्तर पूछा था तो उत्तर हो गया ये। हमारे पास एक संबंध दे रखा है और z का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है, ठीक है?
तो हमारे पास पूछा है आर का प्रांत क्या होगा, प्रांत हमें पता है, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, यहाँ पर -3 लेंगे और यहाँ पर भी अगर हम बी भी -3 लेंगे तो हमारे पास -6 हो जाएगा। मतलब इस तरह से बहुत सारी संख्या है, अनंत संख्या है, इसलिए आर का प्रांत भी पूर्णांक संख्या होगा और आर का परिसर भी एक पूर्णांक संख्या होगा। मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं। क्वेश्चन 2.2 हमने कंप्लीट कर लिया। 2.3 के भी सवाल हम करने वाले हैं और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए कमेंट डिस्कशन करनी और धन्यवाद। तो आज प्रश्न शुरू करें 2.3। 2.3 प्रश्न शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजों को पता होना चाहिए, आज वो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास प्रश्न ये संबंधी फलन इसके 2.3 भाग कर रहे हैं। फलन होता क्या है? फलन एक विशेष प्रकार का संबंधी एक फलन होता है, यानी कि जो आर है, हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है आर यानी कि रिलेशन, वही फलन है। लेकिन जब ये जो संबंध है ये फलन बनता कब है, इसके लिए हमारे पास दो शर्तें होती है। अगर संबंध में दो शर्तें पूरी हो जाती है तो वो संबंध ही हमारे पास फलन बन जाता है। वो शर्तें क्या क्या है कि हमने लिखा है कि यहाँ संबंध फलन कब बनेगा, तो दो शर्तें हैं कि ए सेट का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए और दूसरी शर्त है कि ए सेट का प्रत्येक अवयव का एक कनेक्शन यानी कि एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अब ये क्या लिखा है आपको समझ नहीं आ रहा, मैं भी बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो मैंने दो सेट लिख रखे हैं ए और बी। यहाँ पे प्रत्येक इसके ए सेट का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए और हमें ए सेट पूछा है ना, मतलब जिससे संबंध निकल रहा है, इससे संबंध निकल के इसमें बन रहा है, तो हम इसके संबंध देखेंगे कि इसका कोई अवयव कितने हैं, 1 2 3 और इन तीनों में से कोई भी खाली नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ए का संबंध 4 से बनना है, 2 का 5 से बनना है, 3 का 6 से बनना है। ठीक है, तो हमारी पहली शर्त तो कंप्लीट हो गई है कि ए का कोई भी खाली नहीं रहा है। मतलब अगर यहाँ पर 4 होता और इसको 4 को खाली छोड़ दिया होता तो ये गलत होता, लेकिन हमारे पास सारे अवयव जुड़े हुए हैं। दूसरी शर्त है ए सेट का प्रत्येक अवयव एक कनेक्शन होना चाहिए, मतलब इनके दो कनेक्शन नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर देखो 2 का एक ही कनेक्शन है 5 के साथ, 2 का 4 के साथ नहीं है या 3 का 4 के साथ नहीं है, सिर्फ एक कनेक्शन है। इनको थोड़ा और गहराई से समझने के लिए मैंने दो उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं कि आप बताओ इनमें से ये फलन है या नहीं है। यहाँ पर हमें दिख रहा है संबंध तो है, क्योंकि तीर का निशान लेते ये संबंध हो गया, लेकिन ये फलन है या नहीं इसका हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखो प्रत्येक अवयव है 1 2 3 अवयव तीनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखें कोई अवयव खाली नहीं है। दूसरी पहली शर्त कंप्लीट हो गई है। दूसरी शर्त है कि कोई कनेक्शन सिर्फ एक कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर देखो 1 के 4 के साथ एक कनेक्शन है, 2 के यहाँ पर 2 कनेक्शन बन रहे हैं, 3 का 2 कनेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है, फलन नहीं है। अब तीसरा मैंने उदाहरण लिया है, यहाँ पर देखो एक प्रत्येक अवयव है वो प्रत्येक एक मतलब सभी के साथ संबंध बना रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखें ये सेम क्वेश्चन था। अगर हम यहाँ पर देखें कि प्रत्येक अवयव है, पहली शर्त तो कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी शर्त देखेंगे कि इसके कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसका मतलब ये भी फलन नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना। एक और मैं उदाहरण देता हूँ यहाँ पे, आप उसे देखकर बताना कि वो संबंध फलन है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये उदाहरण लिखा है और इस उदाहरण को देखते हैं हम कि एक एक प्रत्येक अवयव 1 2 3 और तीनों के एक एक संबंध बना रहे हैं। अब हमें बताना है ये संबंध फंक्शन यानी कि जो फलन है ये है या नहीं। यहाँ पर देखेंगे कि एक एक कितने बन रहे हैं, 2 के साथ बन रहे हैं, 2 का मतलब आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने इसको फंक्शन नहीं माना, लेकिन ये फलन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इसके अवयव तो है, लेकिन इसके प्रत्येक अवयव का एक कनेक्शन होना चाहिए। इसका अवयव 4 के साथ एक ही कनेक्शन बना रहा है, 2 भी 4 के साथ एक ही कनेक्शन बना रहा है, अलग अलग नहीं बना रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 5 के साथ कनेक्शन बना रहा है और 2 6 के साथ भी कनेक्शन बना रहा है, मतलब एक अवयव 2 के साथ कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, इसके 2 कनेक्शन हो गए, जबकि इसके इनके एक ही कनेक्शन है, क्योंकि ये दोनों संख्या अलग अलग है। ठीक है, इसको हम समझने और याद रखने का एक तरीका है, और जो हमें हमारे गुरुजी ने बताया था आपको मैं बता देता हूँ, उसको याद रखो क्योंकि आपको बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो ए अवयव है इसको मान लेते हैं बेटा और जो बी अवयव है इसको मान लेते हैं बाप। यहाँ पर देखो कि एक बेटे के एक बाप हो सकता है, दो मतलब एक बेटे का दूसरा बाप हो सकता, सॉरी एक बेटे का एक बाप हो सकता है। यहाँ पर देखें कि 2 बेटों के 2 बाप हो सकते हैं, मतलब जिस सभ्य समाज में रहते हैं उसमें सिर्फ एक ही बाप होता है। यहाँ पर देखो 2 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फलन नहीं है। और यही एग्जांपल लेते हैं कि इन सब के एक एक बाप है, इनमें देखो यहाँ पे 2 बता रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ पर देखो इसको याद रख लेना, इसको हम कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे बाप। यहाँ पर देखो कि 2 बेटों का एक बाप हो सकता है 2 बेटे एक बाप के 4 भी बच्चे होते हैं, 6 भी बच्चे होते हैं, मतलब ये हमारे पास संबंध है। और बाकी 3 का तो एक ही है, तो ये भी हो गया। आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इनको ध्यान रखना और इस सूत्र को याद रखना। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि फलन को निरूपित कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास संबंध था उसको तो हम आर से निरूपित करते थे, ठीक है, लेकिन फलन को किस तरह से निरूपित करते हैं, तो उसके पास हमारे पास संबंध को मतलब फलन को किस तरह से करते हैं। देखो ये है, इसको पढ़ते कैसे, फंक्शन ए टू बी मतलब ए का बी में फलन, और फलन को लिखते किस तरह। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था कि एक का प्रत्येक अवयव मतलब एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब एक का प्रतिबिंब क्या है 4, हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक का प्रतिबिंब है वो क्या है 4। अब इसको इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे, गणित हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि उसको छोटे से छोटे बड़े से क्वेश्चन को छोटे से समय में बहुत छोटी जगह कर सकें। तो हम इसको छोटा सा लिखेंगे, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ ए इट्स 4, मतलब जो 4 ए का प्रतिबिंब है वो है 4, तो 2 का प्रतिबिंब क्या है, 2 का प्रतिबिंब 5, 3 का प्रतिबिंब 6। और पिछले क्वेश्चन में हमें संबंध में यहाँ पर हम x को x पढ़ते थे, इसको y पढ़ते थे, और इसमें हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया कि x तो x ही है, x हमें जब भी x है तो इसका मतलब ये पहले अवयव से आया है, ठीक है, और जब भी हमें ऐसे दिया हो और कोष्टक में x दिया हो इसका मतलब ये हमारे पास y जो इस अवयव से आया है, यानी कि हमारे पास इसको हम पढ़ते हैं इनपुट, कि हमने ये डाला तो हमें ये प्राप्त हुआ, इसको कहते हैं आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारे y के बराबर ही होता है। आप y भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन किताब में ये लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए कि y और ये दोनों एक ही चीज होती है। यहाँ पर देखो y का मान क्या है 4, तो यहाँ पर देखो इसके बराबर आ रहा है ना, ये y के बराबर आ रहा है, ये y है 4, तो यहाँ पर भी इसके बराबर आ रहा है। तो ये इस तरह से होता है। तो 2.3 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिचय निर्धारित कीजिए। मतलब हमारे पास यहाँ संबंध दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन फलन है और कौन नहीं। ठीक है, क्योंकि और फलन क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है। तो ये सारे संबंध तो है, लेकिन फलन है ना ये नहीं, इसका पता लगाना है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा भी बता सकते हैं कि ये फलन है या नहीं, और हम सीधा अगर ना बताना चाहे तो हम इसको पूरी तरीके से कर भी सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर सीधा उत्तर देना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि फलन सीधा देख के कैसे उत्तर निकलता है। और इसलिए मैं आपको सीधा लॉन्ग मेथड में कराता हूँ कि किस तरह आंसर आता है। तो पहले में हमारे पास एक संबंध दे रखा है, और हम सब जानते हैं कि इसमें जो ये होता है x और ये होता है y, और जो x अवयव होते हैं वो a समुच्चय में होते हैं, और जो इसको दूसरे वाले y होते हैं वो b में होते हैं। यहाँ पर हमने
इसको ए मानिए, बी मानिए, आप इसको एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं अल्फाबेट में। तो यहाँ पर 2 5 8 11 14 17 जो पहले पहले अवयव है बहुत सारे मैंने ए में ले लिए, और बच्चा इसमें ए, बी में एक ही अवयव है तो मैंने ए के अवयव सारे इसमें ले लिए। और इसको हमने तीर आलेख से लिखा है, जो विधि है ना इसको कहते हैं तीर आलेख, ठीक है। तो मैंने इस विधि से इसको कर लिया है। और यहाँ पर देखो हमें क्या देखने को मिलता है कि इन सबके दो शर्तें थी हमारे पास, ये दोनों शर्तों को संतुष्ट कर रहे हैं कि इनमें से कोई अवयव खाली भी नहीं है और सबके संबंध बन रहे हैं और सबके संबंध एक ही कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो हम और तरीका मैंने बताया था कि इसको आप मान लो बेटा और इसको मान लो बाप। यहाँ पर देखो कि ये 3 और 3 6 बेटों का एक बाप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो संबंध है ये फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं। लिखेंगे किस तरीके से, तो हम इसको लिखेंगे, इसको इस तरीके से मत लिख देना जैसे मैंने बताया कि 6 बेटों का एक ही बाप। इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो क्या होता है कि हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब है, सबके प्रतिबिंब एक एक है, मतलब अलग अलग है। तो लिखेंगे यहाँ पर आते हैं ये संबंध फलन है। तो दूसरे के दूसरे में हमें ये एक संबंध दे रखा है और हम जानते हैं कि इसके जो पहले अवयव होते हैं यानी कि एक अवयव वो ए समुच्चय में होते हैं, जो दूसरे वाले होते हैं वो दूसरे समुच्चय में होते हैं। तो यहाँ पर हम सब मैंने सारे समुच्चय यहाँ पे लिख दिए हैं दोनों, और उनके सारे अवयव लिख दिए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक जो अवयव है उनके एक ही कनेक्शन बन रहा है, और तो यहाँ पर ये एक संबंध है। तो हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर एक संबंध दे रखा है और उसके हमें पता है कि जहाँ पर जो पहले वाले होते हैं यानी कि एक सभी बहुत सारे एक समुच्चय में होते हैं और दूसरे वाले दूसरे समुच्चय में होते हैं। मानिए मैंने यहाँ पर ए और बी दो समुच्चय मानिए, 2 4 6 8 10 12 14 जो ए समुच्चय में है, दूसरे वाले बी समुच्चय में है। तो यहाँ पर हमारे पास दो शर्तें थी, वो दोनों शर्तों को संतुष्ट भी कर रहे हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको बेटा मान लो, इसको बाप मान लो, तो सभी एक एक बेटे के एक एक बाप है, तो इसका मतलब ये एक संबंध है। और हमें इसको लिखना किस तरीके से है, प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए ये एक फलन है। और इसमें हमें प्रांत और परिसर भी पूछे, पिछले क्वेश्चन में भी प्रांत और परिसर पूछे थे, उसमें मैंने आपको बताया नहीं, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो इसमें पहले अवयव होते हैं ना, यानी कि 2 4 6 8 जो पहले वाले अवयव होते हैं ये होते हैं प्रांत और दूसरे वाले होते हैं परिसर। तो ये जिनके संबंध बन रहे हैं 2 4 6 8 10 12 के संबंध बन रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये प्रांत है, और जिनके संबंध बी में बन रहे हैं वो परिसर होते कहलाते हैं, मतलब ये परिसर हो गए ये सारे, तो मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया। तो पहले के तीसरे में हमारे पास एक संबंध दे रखा है, उसमें हमने समुच्चय बना लिया ए और बी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि जो एक अवयव है ना इसके दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, और हमारे पास शर्त क्या थी कि एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि इसको आप बेटा मान लीजिए, इसको बाप मान लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बेटे के दो बाप, ऐसा हमारे सभ्य समाज में तो नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि अतः ये फलन नहीं है। और उसको लिखने का तरीका यही है कि यहाँ अवयव एक के दो प्रतिबिंब है। आप यहाँ पर दो प्रतिबिंब लिख भी सकते हैं कि दो प्रतिबिंब कौन कौन से 3 और 5, और सीधा भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ये संबंध एक फलन नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में हमें फलन का प्रांत और परिसर पूछा गया। फलन का प्रांत और परिसर कैसे निकलता है, अगर हम सीधी संख्या देते हैं तो उसका तरीका अलग होता है, और रूट में संख्या दी है तो उसका तरीका अलग होता है। रूट का जो तरीका तो मैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y है, और जो यहाँ पर दिया वो x है, ठीक है, जो कि पहले समुच्चय में होता है, ये दूसरे समुच्चय में होता है। और जो प्रांत होता है उसे क्या कहते हैं कि जो x की वैल्यू है ना उसे प्रांत कहते हैं, और जो परिसर है उसे y की वैल्यू कहते हैं। और ये हमारे पास y है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो x की वैल्यू यहाँ पर जो रखेंगे उसको हम प्रांत में लिखेंगे, जो परिसर में यहाँ पे प्राप्त होगी उसको परिसर में लिखेंगे, ठीक है। तो हम x की यहाँ पर क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं उसको हम कहेंगे प्रांत, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या क्या प्राप्त हो सकती है, यानी कि क्या क्या प्राप्त हो सकती है, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे परिसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया रखा है, इसके प्रांत और परिसर निकालने हैं। तो यहाँ पर प्रांत क्या है, x, हम x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, x की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, चाहे वो रूट के अंदर हो, रूट के अंदर कोई संख्या हो, चाहे वो प्लस वाली संख्या हो, चाहे वो माइनस वाली संख्या, कोई भी संख्या रख सकते हैं। और सारी संख्या किसमें आती है, वास्तविक संख्या में आती है, यानी कि रियल नंबर्स। तो हमने यहाँ पे r लगा दिया सीधा, यहाँ पर आप वास्तविक संख्या हिंदी में भी लिख सकते हैं। और परिसर क्या है कि माइनस अनंत से लेकर 0 तक, और इन कोष्टकों का कभी यूज करते हैं, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया, वीडियो को रोक के समझ सकते हैं कि अगर ब्रैकेट में ऐसे दिया इसका मतलब है 2 और 5 तो नहीं है, 2 और 5 के बीच वाली सारी संख्या है। अगर ब्रैकेट ऐसे दिया इसका मतलब है कि 2 और 5 भी है, उसके बीच वाली सारी संख्या भी है, और 2 और 5 इस तरह से दिया हो तो इसका मतलब है कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं, 5 के नीचे वाली सारी संख्या है, चाहे वो 4.99 तक हो, और इसका मतलब है कि 2 तो नहीं है लेकिन 5 और 2 के बीच वाली सारी संख्याएं हैं, ठीक है। इनका मतलब ये होता है, आप इसको रोक के समझ सकते हैं। और हमें परिसर पूछा है तो हमने इसको इस तरीके से ले सकते हैं, और आपको ये तरीका समझ नहीं है तो इस तरीके से ले सकते हैं कि यहाँ पर मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि सारी वास्तविक संख्याएं, सॉरी यहाँ पर r लिखा हुआ सीधा, तो इसका मतलब सारी संख्या आ गई। अगर हम यहाँ पे प्लस का लगा देंगे इसका मतलब पॉजिटिव वाली सारी वास्तविक संख्या आ जाएगी। यहाँ पर है कि r की ऋणात्मक यानी कि माइनस, तो इसका मतलब कि माइनस वाली सारी संख्या आएगी। और माइनस वाली संख्या क्यों आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी संख्या रखें, मॉडुलस लगाया, हमें पता है मॉडुलस में कोई भी संख्या हो तो उसको अगर हम मान लो यहाँ पर हमें मॉडुलस में दिया हो मॉडुलस 2, तो इसको जब उत्तर देंगे तो वो 2 ही आएगा, क्योंकि मापांक किसे कहते हैं, 0 से किसी बिंदु कोई भी जो लाइन नंबर लाइन से नंबर की दूरी, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। हमें यहाँ पर धनात्मक संख्या प्राप्त होगी और वापस ऋणात्मक से गुणा होकर वापस ऋणात्मक हो जाएगी, इसका मतलब हमें हमेशा नेगेटिव संख्या ही प्राप्त होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि r माइनस, ठीक है। और 0 भी यहाँ पे प्राप्त होगा, 0 कब प्राप्त होगा, यहाँ पर अगर हम x की जगह 0 रख दें और 0 माइनस से गुणा होगा, और माइनस 0 तो न्यूट्रल होता है ना, वो प्लस में होता है, माइनस में, इसलिए 0 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस 0 लिख दिया ताकि 0 भी इसके अंदर है। दूसरे के मैंने उत्तर तो वैसे यहाँ पे लिख दिया, लेकिन उसको हम समझेंगे किस तरीके से है। जो फलन होता है, जो रूट में अगर फलन हो हमारे पास, तो उनके हमारे पास नियम होते हैं कि उनको किस तरीके निकाला जाता है, पहला नियम और दूसरा नियम। यानी कि पहली बात तो ये है हमें इस क्वेश्चन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। दूसरी बात है कि हमारे पास जो रूट है, रूट के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आनी चाहिए, और जो उत्तर आएगा हमारे पास यानी कि f(x) बराबर वो कभी अनंत नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है लेकिन अनंत नहीं आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर रखा कि हम x की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि प्रांत यानी कि x की वैल्यूज क्या क्या रख सकते हैं। हम x की वैल्यू मान लो यहाँ पर 3 रखें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 में 9 का 0, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 0 भी आ सकता है। अगर हम यहाँ पर रखें और अगर हम यहाँ पे 4 रख देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 9 कटेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, और माइनस की संख्या रूट में होनी नहीं चाहिए, हमारे पास ये नियम है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, अगर हम यहाँ पे 0 ही रख दें तो हमारे पास रूट में जो होकर ये संख्या क्या आ जाएगी, 9 में से 9 कट जाएंगे, और हम यहाँ पर माइनस की 9 में से 9 कटेंगे तो 0 बचेगा। और यहाँ पर अगर हम रखें -3, और हम जानते हैं कि -3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, वो होता है 9, और
तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं, 4 भी ये भी रख सकते हैं, लेकिन 4 नहीं रख सकते, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो हमने इस तरीके से किया है कि -3 और 3 के बीच वाली संख्या है, इसका मतलब मैंने पहले भी आपको बता दिया, इसका मतलब ये होता है -3 और 3, यानी कि -3 और 3 भी है, उसके बीच वाली सारी संख्या हो सकती है। हम 3 से छोटी संख्या कोई भी ले लें, उत्तर कभी ऋणात्मक आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। और हमें f(x) क्या प्राप्त होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि f(x) इस प्रकार है। अगर हम मान लो यहाँ पर 3 रखें तो 3 में से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 में से 9 घट गया 0 बचेगा, और या हम यहाँ पर 0 रखें x की जगह, तो 0 का स्क्वायर तो वही हो जाएगा, 9 का उत्तर क्या आ जाएगा 3। मतलब हमारे पास यहाँ पर कोई भी मान रखेंगे तो या तो वो 0 आएगा या 3 आएगा। इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं, इस तरीके से, यानी कि 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसके बीच वाली सारी संख्या आ सकती है, लेकिन कभी भी 0 से नीचे वाली यानी कि ऋणात्मक संख्या यहाँ पर नहीं आएगी, और 3 से ऊपर वाली संख्या 4 5 6 ये नहीं आएगी। इसका मतलब ये होता है, ये नियम याद रखना, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम आएगी। 2.3 में जो प्रश्न दे रखे हैं वो क्वेश्चन 5 ही है वैसे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, मतलब आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि टाइम लगने वाले क्वेश्चन है, लेकिन विविध प्रश्न वाले क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह एकदम चुटकी में हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से फलन दे रखा है, और ये हमारे पास मैंने पहले बताया था जो f(x) है, ये y के मान के बराबर होता है, मतलब ये y होता है एक तरीके से, लेकिन हम फलन पढ़ते हैं तो इसको थोड़ा अलग करने के लिए हमने f(x) नाम दे दिया। और जो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो x, यहाँ पे x लिखा है, इसका मतलब जो ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पे x है, और हमें x की जगह अगर 0 रखेंगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा, 7 रखेंगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था, यही हमारा उत्तर है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि हमें इस तरीके से एक फलन दे रखा है, यानी कि जो ये सी है, यहाँ पर जो मान दे रखे हैं कोष्टक वो सारे सी, यानी कि सेंटीग्रेड के मान है, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है, जहाँ पर सी दिख रहा है वहाँ पे सबके मान रख दिए तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा। और जो फॉरेनहाइट होता है ये डॉक्टरों के काम की चीज है, मतलब डॉक्टर इसको तापमान होता है उसको सेल्सियस में नहीं मापते, हम हमें जब चेक करते हैं तो उसको फॉरेनहाइट में मापते हैं। अब सर्दियां भी आ रही है तो आपको कभी मौका मिले हॉस्पिटल जाने का तो आप वहाँ पे देखना कि वो फॉरेनहाइट में लिखा होगा। और चौथा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रखा है कि यहाँ पर हमें टी सी या सी का मान, पहले सब में सी का मान दे रखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें पूरे का मान दे रखा है, पूरे इसका मान दे रखा है, और हमें निकालना मान किसका है, सी का। तो हमने यहाँ पर रख दिया, पंक्षांतर कर दिया, पंक्षांतर तो हमें आता ही है, तो हमने मान निकाला तो ये आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में है, बाकी सारे फॉरेनहाइट में है, ये सारे फॉरेनहाइट में था, इसको सेल्सियस में बदल दिया, ये सेल्सियस में थे, इनको फॉरेनहाइट में बदल दिया। ये हमारे पास केमिस्ट्री के पहले पार्ट में भी ये सूत्र है हमारे पास, इसको हम यूज लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन में हमारे पास एक ये फलन दे रखा है, उसका हमें परिसर ज्ञात करना है। जो x है वो हमेशा मतलब दिया हुआ वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या जो हमें पता है कि रूट में भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, मतलब धनात्मक भी होती है, सारी संख्या जो होती है, जितनी भी संख्या हमें आज तक पता है, जितनी भी संख्या है वो सारी रिलेटिव नंबर मतलब रियल नंबर में आती है। और x का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा मान लेते हैं 1, अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, -1। अगर हम 2 रखेंगे तो 3 × 6, तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, 6 में से 2 घटे 4, मतलब माइनस का होगा। मतलब हम कुछ भी मान रखें यहाँ पर 0 से बड़ा तो हमारे पास माइनस संख्या आएगा। हमें पता है, मुझे पता है उत्तर में जो हमें मान दे रखा है उसके आगे 0 के आगे कुछ ऐसा ब्रैकेट लगा रखा है, ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, उत्तर वाला हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर 0 का अगर कोष्टक ऐसा तब लगेगा जब यहाँ पर इसके नीचे ऐसा चिन्ह दिया हो, लेकिन ऐसा चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसका उत्तर सही ये है। और इसको दूसरा तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर पॉइंटों में भी संख्या रख सकते हैं, चाहे 0.1 0.111 कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन हमेशा संख्या प्राप्त होगी ऋणात्मक की प्राप्त होगी, इसलिए हम यहाँ पे r माइनस भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके सही है। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास ये एक फलन दे रखा है x² + 2x, और हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर दिया हो तो चाहे माइनस की संख्या स्क्वायर करे चाहे प्लस की संख्या स्क्वायर करे, स्क्वायर हमेशा हमें धनात्मक प्राप्त होगा, कभी भी हमें 2 का स्क्वायर -4 प्राप्त नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पर क्या रख सकते हैं, मान लिया f(x) हमें पता है y के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमने 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर होकर 2 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। मतलब इसका ये है कि हमें कभी 2 से छोटी संख्या प्राप्त नहीं होगी, 2 से ऊपर वाली संख्या सारी प्राप्त होगी। तो इसके आगे ये कोष्टक लगा दिया और अनंत तक जाएगी, तो अनंत के आगे कभी ये कोष्टक नहीं लगता, मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, तो ये हो गया सकते हैं। और जो तीसरा है कि f(x) = x, यानी कि कोई भी मान रखे वही मान प्राप्त होना है, और तो हम कोई भी संख्या r का मतलब सारी संख्या होती है, तो हम कुछ भी रखें वापस r ही प्राप्त होना है, ये उत्तर हो गया। विविध प्रश्नावली हमें पता है कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली होती है, इसमें दे रखा है संबंध f। हम संबंध को नॉर्मली हम किससे r से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिखा है, f से लिखा हुआ है, ठीक है। संबंध f यानी कि f(x), ये हमारे पास हमें ये नहीं कहा गया है कि ये एक फलन है, हमें साबित करना है ये फलन है या संबंध है। हमें पता है कि हर फलन संबंध होता है, लेकिन हर संबंध फलन नहीं होता, ठीक है ना। तो और जो ये यहाँ पर x है, हमें पता है जो यहाँ पर होता है वो x होता है, यहाँ पर होता है y होता है, यहाँ पर y को क्या कहते हैं, f(x), ठीक है, फलन में पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू रखी तो हमें ये y की वैल्यू प्राप्त होगी कि x का स्क्वायर यानी 0 और x। हमें यहाँ पर नहीं रखा गया है कि 0 1 और ये धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है, मतलब जहाँ पर धनात्मक संख्या है मतलब r मान लो आप वास्तविक संख्या है, ऐसा नहीं दे रखा है कि यहाँ पर पूर्णांक संख्या लेनी है या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर सारी पूर्ण संख्या ली है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट वाली संख्या भी हो सकती है, लेकिन मैंने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये सिर्फ ये वाली संख्या ली है, और आप भी इसी तरीके से करना। ये सारी संख्या लिख ली, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संबंध फलन कब बनता है, जब दो शर्तें पूरी करता है। पहली शर्त की प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक का एक ही है, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या थी कि जहाँ पर जो ये अवयव है कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी अवयव खाली नहीं है। इसका मतलब ये एक फलन है, इसको लिखना किस तरीके से कि यहाँ प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब है, अतः ये संबंध f एक फलन है। संबंध f को हम नॉर्मली r से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर f लिखा हुआ है। तो हमारे पास दूसरा आंसर है, दूसरा आंसर कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें संबंध जी दे रखा है, मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर f लिखना था, जी r लिख दिया था, उसको सही कर लेना, मैंने जल्दबाजी में कर दिया था, क्योंकि वो वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्वेश्चन दिया वही हमें लिखना चाहिए। तो हमने इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास ये संबंध प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर हमें क्या है कि इनके जोड़े बनाने हैं, तो 0 का 0 के साथ, तो हम यहाँ पे 0 का 0 के साथ बना दिया, 1 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ बना दिया, और 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ बना दिया, 2 का 6 के साथ, ठीक है। और
संबंध फलन कब बनता है, ये हमें संबंध दे रखा है। फलन कब बनता है, मैंने 2 शर्तें बताई थी कि प्रत्येक अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जितने अवयव है 10 तक है, तो यहाँ पर 10 तक अवयव सारे जुड़ रहे हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था कि किसी भी अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं बन सकते। दूसरा तरीका मैंने बताया था, याद रखनी ट्रिक, यहाँ पे इसको बेटा मान लो, इसको बाप मान लो। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 के 2 बाप, 4 भी 6 भी, ऐसा तो हमारे सभी समझ में होता नहीं है। तो इसका मतलब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा देखकर भी समझ सकते थे। आपने ये लिख दिया तो ठीक है, अगर आप यहाँ पर नहीं भी लिखते ये सब, सीधा भी आप इसको कर सकते थे देखकर भी, ठीक है। तो मैं इसको बेटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो संख्या आएगी ना 2, वो सिर्फ एक बार आनी चाहिए। याद रखना, यहाँ पर जो x अवयव है ना, x अवयव सिर्फ एक बार होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। दोबारा नहीं आना चाहिए। यहाँ पर एक बार एक आ गया, 2 बार 2 आ गया, दोबारा 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 2 दोबारा आ रहा है। इसका मतलब ये संबंध है लेकिन फलन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब है, संबंध जी एक फलन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका उत्तर दे दिया है, ठीक है। सीधा भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। मैंने इसको इस तरीके से किया, सीधे उत्तर बता दिया। अगर आप चाहो तो इसको पूरे बना के, उनको पूरे मिला के कर लेना, बहुत ज्यादा लॉन्ग मेथड हो जाता है, लेकिन हमें छोटे टाइम में करना है, इसलिए मैंने उत्तर सीधा बता दिया, आपको तरीका बता दिया। यहाँ पर अगर 2 आया है तो वो दोबारा नहीं आना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है, फलन दे रखा है f(x) बराबर x स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हमें इसका उत्तर निकालना है। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो ये मान होता है ये x का मान होता है, और x का मान क्या है, x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर x स्क्वायर करेंगे, यानी f 1.1 इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास 1.21 मान प्राप्त हुआ, और f 1 का किया तो 1 प्राप्त हुआ। अब इनका मान हमने यहाँ पर रखेंगे, f 1.1 मतलब इस पूरे का जो है वो क्या है 1.21, और इस पूरे का जो है वो है 1। तो हमने मान रखा, उसको सोल्व किया तो उत्तर आ गया 2.1। तो इसमें हमें तीसरे क्वेश्चन में इसका हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है इसका, सॉरी यार क्या कर। तो विविध प्रश्नों के तीसरे जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पर फलन दे रखा है और उसका प्रांत निकालना। फलन का प्रांत निकालते हैं उसके लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में शर्तें बताई थी कि अगर संख्या रूट में हो तो उसमें रूट के अंदर कभी भी माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए, और बटे के अंदर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो ये आंसर है जो अनंत हो जाएगा, और हमें अनंत तक नहीं लाना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। मतलब हम यहाँ पर, और इसे हम बहुपद कहते हैं क्योंकि ये बहुपद है, ठीक है। ये बहुपद है तो हम यहाँ पर कोई मान रखेंगे, x का मान जब निकालेंगे तो वो मान रखने पर ये बहुपद संतुष्ट हो जाएगा और इसका मान जीरो आ जाएगा। मतलब हमें जीरो यहाँ पर लाना नहीं है। तो जो यहाँ पर इसका हल करने पर संख्या आएंगी उन संख्या को छोड़कर सारी संख्या लेंगे। तो मैंने इसको हल किया, तो मतलब क्या संख्या है जो इनको गुणा करने पर 12 है और जोड़ने पर माइनस का 8, ठीक है। तो मैंने इनको हल कर दिया। हल करने पर संख्या आई 2 और 6। तो मैंने इसको करके दिखाया है कि अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और इसको हल किया तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 12 और 4 16 हो गए, 16 के 0 हो गया। और अगर हम यहाँ 6 भी रखेंगे तो मैंने 6 किया नहीं, आप करके देख लेना, हमारे पास उत्तर 0 आएगा। और हमें 0 बटा में लाना नहीं है, क्योंकि फलन का प्रांत निकालने के नियम है कि बटा में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम 2 और 6 को छोड़ के सारी संख्या लेंगे, चाहे वो माइनस के अंदर हो चाहे प्लस के अंदर हो, सारी लेंगे, सिर्फ 2 और 6 नहीं लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, यानी कि वास्तविक संख्या है, लेकिन माइनस यानी कि कौन सी नहीं लेनी, 2 और 6 को छोड़कर सारी लेनी, 2 और 6 नहीं लेनी। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि प्रांत बराबर वास्तविक संख्या का समुच्चय जिसमें 2 और 6 ना हो, या 2 और 6 को छोड़कर सारी वास्तविक संख्या। चौथा क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास एक फलन दे रखा है और इसके हम प्रांत ऑपरेशन निकालने। प्रांत किसे कहते हैं, x की वैल्यूज। मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में ही, x की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या x की जगह क्या क्या रख सकते हैं, वो कहते हैं, उसे कहते हैं प्रांत। हमें x की जगह, और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर रूट के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आनी चाहिए, और कभी भी हल है वो अनंत नहीं आना चाहिए। इन 2 बातों का ध्यान रखना है हमें, और इसको हल करेंगे। x की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया, क्या बचेगा 0, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो 0 में से -1 जाएगा, -1 बचेगा। रूट के अंदर कभी भी माइनस संख्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 1 से छोटी संख्या नहीं रख सकते, 1 से बड़ी संख्या रख सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर हो गया 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है ना। 1 से लेकर अनंत तक संख्या जो भी है वो इसके अंदर आ जाएगी। और ये कोष्टक ध्यान रखना, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इन कोष्टकों का ध्यान रखना, ये कोष्टक कब लगता है, ये कोष्टक कब लगता है, इन कोष्टकों का बिल्कुल ध्यान रखना। जिस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया है। और परिसर यानी हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि f(x) क्या प्राप्त हो सकता है। और जब हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पर रखें 1 से बड़ी, तो हमेशा हमें संख्या जो प्राप्त होगी वो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर r प्लस लिख दिया, मतलब कि वास्तविक संख्या है कौन सी, धनात्मक वाली। और या इसको दूसरा तरीका क्या है कि ये कोष्टक लगा दो, 0 और अनंत तक इनके बीच वाली सारी संख्या आएगी। यहाँ पर हम अगर 1 रखें, 1 में से 1 क्या 0, रूट के अंदर 0, उसका उत्तर क्या होता है, रूट 0 का उत्तर 0, ये उत्तर हो गया। पांचवें हमारे पास फलन दे रखा है और ये मॉडुलस लगा रखा है, और हमें x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, वो प्रांत होगा, और जो प्राप्त होगा यानी कि ये परिसर होगा, ठीक है। x की हम वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं। तो हमने यहाँ पर r रख दिया, यानी वास्तविक संख्या जितनी भी संख्या है, सारी संख्या कोई भी संख्या रख सकते हैं। इसका मतलब सारी संख्या कौन सी, वास्तविक संख्या। और परिसर यानी क्या प्राप्त होगा, मॉडुलस लगा, इसका मतलब चाहे यहाँ पर माइनस का 2 रखें चाहे कुछ भी रखें, पॉइंटों में रखें, हमेशा संख्या जो प्राप्त होगी वो धनात्मक ही होगी। इसका मतलब हम r प्लस लिख सकते हैं, यानी कि सारी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर 0 भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे करके इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 0 भी प्राप्त हो सकता है। छठे क्वेश्चन में हमारे पास संबंध f दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, और हमें पता है कि ये x है और ये पूरा क्या है, f है। इसको मैंने अलग लिख दिया है। ये इसका मतलब है कि फंक्शन r टू r, यानी कि r से r में संबंध है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये y है, कहीं आप जी समझ के बैठे हो, y है, मतलब ये दोनों हमें पता है y और x बराबर ही होते हैं, x स्क्वायर। ये हमारे पास फलन प्राप्त हो गया है। आपका परिसर निकालना है, यहाँ पर हमें क्या संख्या प्राप्त होगी, हमें पता है परिसर क्या होता है y, यानी कि यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, प्राप्त क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो 0/1 होगा, और वापस क्या आ जाएगा 0, मतलब अनंत तो नहीं आएगा। और हमें पता है कि फलन में अनंत नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं और 0 से बड़ी संख्या रख सकते हैं। अगर हम माइनस की संख्या रखेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वापस वो पॉजिटिव संख्या बन जाएगी। इसका मतलब हमें पॉजिटिव संख्या प्राप्त होनी है, यानी कि 0 से लेकर सारी अनंत तक पॉजिटिव संख्या हो गया। इसका ये हो गया आंसर।
छठे क्वेश्चन में हमें फलन दे रखे हैं एफ और जी और आर से आर में है, मतलब कि वास्तविक संख्या में है, और हमें एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ बटे जी निकालना है। और हमें मैं आपको बता दूंगी हमारी किताब में जो सारांश है ना, सारांश में पिछले पेज में लिखा हुआ है, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ प्राप्त हो जाए तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये उसी तरह है जैसे हम यहाँ पर लिखते थे ना, एफ कोष्टक में दिया था एक्स, ये फलन होता था। अब यही है कि एक्स एफ है ना, इसको हमने यहाँ पे एक्स मान लिया और कोष्टक में एफ प्लस जी मान लिया, तो ये एक ही बात है, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और अगर ऐसा दिया हो तो इसको खोलकर इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर ऐसा दिया हो तो इसको खोलकर इस तरीके से लिख सकते हैं। ये याद कर लेना, इस तरीके से लिख सकते हैं जिससे आंसर हमारा आसान हो जाएगा। हमने इसको खोला तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया, इसको खोला तो ये प्राप्त हो गया, इसको खोला तो इसको हमने आगे क्या सोल्व किया है, हमें पता है कि बटा में जीरो नहीं होना चाहिए ताकि वो अनंत ना हो, हमें पता है 2x माइनस 3 बराबर नहीं होगा जीरो, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली 3/2, यानी कि यहाँ पर x की जगह 3/2 को छोड़कर कुछ भी रख सकते हैं, 3/2 नहीं रखेंगे, 3/2 रख दिया तो हमारे पास ये उत्तर जीरो हो जाएगा, और जीरो में होने नहीं देना है, ये उत्तर हो गया। आठवां क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास एक संबंध दे रखा है एफ और फलन दे रखा है एक्स प्लस बी, हमें इसमें ए और बी के मान निकालने हैं। ए और बी के मान किस तरीके से निकाले जाएंगे, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमें पता है यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो हमने इसको तरीके से समझा है एक्स और वाई, मतलब यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर है वो वाई है, और वाई है उसको हम फलन में किस प्रकार से लिखते हैं इस तरीके से, तो फलन हमारे पास ये मतलब ये जो मान है किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अब वन और ये एक्स है तो हमने पहले इसको एक को लिया, एक को यहाँ पर रखा तो हमें प्राप्त क्या हुआ ए वन, एक से गुणा हुआ तो ए प्लस बी बराबर, और अब एक यानी एक्स बराबर एक रखा तो वाई प्राप्त क्या हुआ एक, तो हमने अब एक पूरे का मान क्या होगा एक, तो हमें ये प्राप्त हुआ, समीकरण एक कर दिया इसको। दूसरा हमने क्या लिया, जीरो और एक, मैंने पहले इसको लिया और इसको बाद में इसको लिया, आप इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं, मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा आसान दिख रहा था, क्योंकि जीरो से गुणा वो जीरो हो जाता है, आप इसको भी लोगे तो उलझ जाओगे लेकिन हो जरूर जाएगा, जितना हार्ड नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जीरो लिया और एक और जीरो से गुणा किया बी आया, और अब जीरो मतलब हमें जीरो लेने पर अब एक्स यानी कि वाई क्या प्राप्त हुआ, वाई हुआ हमें माइनस एक प्राप्त, तो माइनस एक लिख दिया तो बी का मान आ गया माइनस एक के बराबर, बी का मान समीकरण एक में रखा तो ए माइनस वन बराबर एक, तो ए बराबर एक प्लस एक, तो हमारे पास उत्तर क्या आया ए बराबर दो, तो हमने लिख दिया ए बराबर एक और बी बराबर माइनस एक आंसर। और पूर्णांक संख्या वो माइनस में होती है प्लस में होती है, आपको बता दूं। नवे क्वेश्चन में हमें क्या है कि एक संबंध दे रखा है नेचुरल नंबर में, मतलब नेचुरल नंबर होते क्या है, जो एक से शुरू होते हैं जिसमें जीरो नहीं होता, एक से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में एक संबंध दे रखा है और हमें इसमें क्या 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 कहा गया है कि दूसरे पद का जब स्क्वायर करेंगे तो हम पहले वाला पद प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले हमें बताया गया है कि ये में दे रखा है, इसे बताना सत्य है या असत्य है, मतलब ए बिलोंग टू आर, यानी कि इस संबंध में है सभी ए बिलोंग टू एन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितने भी ए है ना हम किसी को भी ए मान सकते हैं, माना हमने ए से 4 को माना, ठीक है, या 9 को माना, तो यहाँ पर ऐसे होगा 4 और 4 या 9 और 9, लेकिन हम यहाँ पर क्या पाते हैं कि एक और एक को छोड़कर ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें ए और ए बराबर हो, ठीक है ना। यहाँ पर तो बराबर है कि एक का स्क्वायर बराबर है एक के, यानी कि बी बराबर ए, यानी इसको लिख सकते हैं ए बराबर ए, लेकिन हर किसी के लिए ये कथन साबित नहीं होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे अवयव एक को छोड़कर कोई भी अवयव इस प्रकार नहीं होगा, अतः ये कथन असत्य है। गणित में सत्य कब होता है, जब वो चीज सभी के लिए लागू हो, ये सभी के लिए लागू नहीं हो रहा है, ये एक अपवाद है, इसलिए कथन भी असत्य हो गया। दूसरे में हमें क्या दे रखा है कि ए और बी संबंध आर में है, इसका मतलब ये है कि बी और ए भी आर में होंगे, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि ए और बी इसमें है, तो हम इस पे ऊपर ये लागू करेंगे ए और बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर का जब बी का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, तो हमारे पास प्राप्त होगा वो ए होगा, बी स्क्वायर बराबर ए, और इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब कर रहे हैं हम ए स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा बी। हमें ये देखना है कि ऐसी कोई संख्या है जिसमें बी का स्क्वायर करें तो ए प्राप्त हो जाए, ए का स्क्वायर करें तो बी प्राप्त हो जाए। मान लें हम अगर यहाँ पर 2 लें तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 प्राप्त हुआ है, तो अगर हम वापस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन प्राप्त क्या हो रहा है 16, ठीक है। इसका मतलब ये चीज कथन असत्य है। और अब इसमें एक अपवाद भी है, अपवाद क्या है, हम बी की जगह एक लें तो एक स्क्वायर एक होता है, और वापस एक ही लें तो एक का स्क्वायर भी एक ही होता है, ये एक अपवाद है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसका उत्तर भी यही लिख सकते हैं। मैंने बता दिया ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, कि वापस घूम के वही आएगा। तो तीसरा इसका पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार किया है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि ए और बी अगर संबंध आर में है तो बी और सी संबंध आर में है, ठीक है। तो ये दोनों अगर आर में है तो इसका मतलब ये है कि ए और सी भी संबंध आर में होंगे, मतलब ये हमें बताना है कि ये इस प्रकार हो सकते हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले ए और बी, ये ऐसा मान कब आएगा, ऐसा ए और बी कब आएगा, जब बी का स्क्वायर करने पर ए प्राप्त हो जाए। तो हमने बी का स्क्वायर किया तो ए प्राप्त हुआ, मतलब ये इस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। तो बी और ए एन में होंगे क्योंकि आर में जितने अवयव है वो सब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में। सी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब सी का स्क्वायर किया तब बी प्राप्त हुआ, इसको फॉलो करने पर। और ये क्या है हमारे पास, इतना मान बी और ये ए, बी की जगह सी का मान रखा तो सी स्क्वायर, बी की जगह ए का मान रखा तो ए आ गया, और तो सी और बी नेचुरल नंबर होंगे। ये दो तो हो गए, हमें बताना है कि सी स्क्वायर और ए क्या ये संभव है, मतलब सी स्क्वायर के ए के बराबर है या नहीं, हमें ये बताना है, दिया हुआ नहीं, ये साबित करना है क्या ये है या नहीं है, बताना है। तो सी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से बी का मान निकालते हैं, बी का मान निकालेंगे तो पक्षांतर करने पर क्या प्राप्त होगा, अंडर ए, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर क्या है बी, बी। ऐसा कोई संख्या हो सकती है जिसमें हम किसी संख्या का हम मतलब कि स्क्वायर करें वापस वही संख्या आ जाए। एक तो ऐसी संख्या है कि एक का स्क्वायर किया वापस ये आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करो क्या आता है 4, 3 का स्क्वायर करो क्या आता है 9, मतलब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर वापस वही संख्या आ जाए एक और एक को छोड़कर। तो इसका मतलब इसका उत्तर भी यही है कि एक एक को छोड़कर ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसका पालन करती है, अतः ये कथन असत्य है। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास ए और बी समुच्चय दे रखे हैं, ठीक है, और उसमें एक संबंध दे रखा है। ये हमें बताना है कि अब ए से बी में एक फलन है, और पहले हमें ये दिया हुआ है, उसके बाद में दूसरा ये दिया हुआ है। मैं पहले आपको दूसरा समझाना बेहतर समझूंगा ताकि आप बेहतर समझ पाए।
इसमें हमें बताना है कि ये फलन है या नहीं है, सत्य वैसे बताने हैं। हमने ए फलन ए समुच्चय लिखा, बी समुच्चय लिखा। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इसको आप बेटा मान लो, इसको बाप मान लो। यहाँ पे क्या है कि एक बेटे के दो बाप, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये एक संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। तो हमने इसको किस तरीके से लिखा, यहाँ 2 के 2 प्रतिबिंब है, 2 के 2 प्रतिबिंब 9 और 11। हमारे शर्त क्या थी कि एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए और यहाँ पर 2 प्रतिबिंब है, इसका मतलब ये फलन नहीं है। दूसरे में कहा है कि आप ए से बी में संबंध है, आप ऐसे भी में एक संबंध है, क्योंकि लाइन ऐसे खींच देना, उसके बाद वो संबंध बन ही जाता है। लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या होता है ये नहीं पता होता। तो उसका तरीका क्या है कि जब हम ए क्रॉस बी है ना, इस ए क्रॉस बी निकालेंगे ना, तो उसके जो उपसमुच्चय बनेंगे उनके भी उपसमुच्चय संख्या कितनी होगी, वो होगी 2 की घात पी क्यू। और पी क्यू यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 और 4 6 24, यानी कि 2 की घात 24 इतने उपसमुच्चय बनेंगे। उन इतने उपसमुच्चय में से एक उपसमुच्चय जो होगा ना, इतने उपसमुच्चय में से ये उपसमुच्चय भी उसमें शामिल होंगे, ये 5 उपसमुच्चय ये भी होंगे, 24 में से 5 ये भी होंगे। तो मतलब ये बहुत सारे हैं, सारे तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमने सीधा लिखा है कि ए व बी के कार्तीय गुणन के समुच्चय का एक समुच्चय एफ बी है, अतः एफ ए से बी में एक संबंध है। इसका अर्थ क्या है ये लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है 11 क्वेश्चन में हमारे पास एक संबंध दे रखा है, वो इस प्रकार है। और पूर्णांक संख्याओं में ये संबंध, पूर्णांक संख्या से संबंध बना है, यानी z क्रॉस z से बना हुआ है। तो z क्रॉस z यानी कि माइनस में संख्या भी होती है, प्लस में भी होती है, उसमें जीरो शामिल होता है। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन यानी कि फलन है या नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें इस प्रकार है। तो मैंने यहाँ पे 2-4 उदाहरण लिख दिए हैं, ये लिखना ऐसे जरूरत तो नहीं होता, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास फलन है वो इस प्रकार है, मतलब एक जगह में ये सारे मान रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जीरो लिया, जीरो के साथ एक रखा, माना a बराबर 0 और b बराबर मैंने माना प्लस का 1। तो a और b का गुणा करेंगे, 0 और 1 का गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 0, और 0 और प्लस 1 करेंगे तो भी प्राप्त होगा 1। उसी प्रकार 0 और माइनस 1 और 0 और 2, 0 और 2 को गुणा करेंगे 0 प्राप्त होगा, और 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमारे पास ये सारे संबंध बन गए। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऐसे अनंत बनेंगे, लेकिन मैंने आपको 3 एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि यहाँ पर देखो, इसको बेटा मानो, इसको बाप मानो, कि एक बेटे के 3 3, और यहाँ पर अगर हम करना चाहे गिनती जितनी है उसमें लिखें तो अनंत हो जाएंगे। ये मतलब एक बेटे कितने बाप, ये तो संभव नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर 0 के अनेक या अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, अतः ये कथन असत्य है। तो हमारे पास 12वां क्वेश्चन जो विविध प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सीधे हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे अन्य का महत्तम अभाज्य गुणक, महत्तम अभाज्य गुणक कहते किसे, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। महत्तम अभाज्य गुणक हमें वह संख्या से, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें उस संख्या का भाग जाता है। जैसे अगर मतलब कोई संख्या लेते हैं उसमें किस किस संख्या का भाग जाता है वो, और महत्तम लग गया इसका मतलब ग्रेट यानी कि सबसे बड़ी संख्या। और अभाज्य लिखा इसका मतलब जिसमें उस संख्या को छोड़कर किसी और को भाग ना जाता। जैसे मैंने यहाँ पर 9 लिखा, तो 9 के अंदर 9 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा 1, 10 के अंदर इन संख्या को भाग जाएगा और 12 के अंदर इतनी संख्या का भाग पूरा जाता है। ठीक है, तो वो सारी संख्या आगे महत्तम है। लेकिन अभाज्य यानी कि जिसमें उस संख्या के अलावा और किसी भाग नहीं जाता। 2 12 में 6 का जाता है, 6 में 3 का जाता है, 4 के अंदर 2 का जाता है, लेकिन 3 के अंदर किसी का नहीं जाता। तो इसका जो अभाज्य गुणक होगा वो इस प्रकार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं इसको, इस अगर आप इस प्रकार समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, और लघुत्तम गुणक होते हैं जो बाहर वाले होते हैं, 3 × 3 हो गया, ये मैं इसको कहते हैं लघुत्तम गुणक। और जो अंदर वाले होते हैं ये 9 3 और 1, ये होते हैं महत्तम गुणक। ठीक है, और महत्तम गुणक ये हो गया, लेकिन महत्तम अभाज्य गुणक वो हमें छांटने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 9 का अभाज्य गुणक जिसमें और किसी संख्या का भाग ना जाता हो। 9 के अंदर 3 का जाता है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये 3 होगी। 10 के अंदर 5 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, लेकिन 5 के अंदर 5 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। 1 का सबके अंदर जाता है, इसलिए इसको नहीं मानते हैं। और 11 के अंदर 11 का जाएगा, 12 के अंदर इन सब संख्या को भाग जाता है, लेकिन 3 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 13 के अंदर ये। तो ये संख्या हमें छांट कर इनको इस प्रकार लिख दिया, और आपका फरीक जान जो प्राप्त होता है, हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, धन्यवाद। और